1971 के चुनाव पर। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव इंदिरा गांधी पर कांग्रेस के नियंत्रण का, या कहिए कांग्रेस किसकी है, इस चीज का चुनाव है। ये चुनाव सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है कांग्रेस और इंदिरा गांधी के राजनीतिक करियर का और सिंडिकेट के भविष्य का, भारत के भविष्य का। यह निर्धारित कर देगा कि देश का शासन किसके हाथ में जाएगा और देश कैसे चलेगा, किस रास्ते पर चलेगा, ये चुनाव आपका निर्धारित करेगा। ये मध्यकालीन चुनाव है क्योंकि बीच में ही लोकसभा भंग कर दी जाती है, क्योंकि सिंडिकेट और कांग्रेस में विखंडन हो जाने के कारण अल्पमत में सरकार आ जाती है। उल्टा कर दो उसको, ठीक है, अल्पमत में आ जाती है। तो आइए पढ़ते हैं और इसको विस्तार पूर्वक जानते और समझते हैं। 1971 का चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापन, ठीक है। तो आइए इसको विस्तार पूर्वक जान लेते हैं और समझ लेते हैं। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्पमत में आ गई, ये बात मैंने आपको बता दी। बहरहाल डीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थन के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता में बनी रही। इस अरसे के दौरान सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। मतलब इन दलों के सहयोग से जो उन्हें काम करने का समय मिला, उस समय में उन्होंने अपनी छवि को समाजवादी छवि बनाया पूरा। मतलब जनता के कल्याण के लिए सरकार के दरवाजे खोल दिए, सरकार के मतलब जन कल्याणकारी योजनाएं निकाली, जिसमें आपने ये देखा प्रीवी पर्स हटा दिया गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, भूमि सुधार किया गया बड़े पैमाने पर। तो इस प्रकार के काम करे गए और राशन के वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिससे कि गरीब लोगों को 2 वक्त का भोजन बहुत ही सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो सके। मतलब बेसिक नीड्स को फुलफिल करने का काम किया इंदिरा गांधी ने, जिससे कि उनकी छवि समाजवादी छवि, जनता के कल्याण वाली छवि बन सके, जो उनको ये अल्पमत की सरकार में समय मिला। फिर क्या होता है, सुनना ध्यान से। इस अरसे के दौरान सरकार ने सचेत रूप से अपनी छवि को समाजवादी रंग में पेश किया। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार, अंडरलाइन कर लेना क्या क्या सुधार किए उन्होंने, भूमि सुधार के मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाया। उन्होंने भू परिसीमन के कुछ और कानून भी बनाए। दूसरे राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त करने, संसद में अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने और अपने कार्यक्रमों के पक्ष में जनादेश हासिल करने की गरज से इंदिरा गांधी की सरकार ने 1970 के दिसंबर में, अंडरलाइन कर लेना, 1970 के दिसंबर में लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। यह भी एक आश्चर्यजनक और साहसिक कदम था। लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव 1971 के फरवरी माह में हुए। आपको पता है राष्ट्रपति किसके समर्थन का था, इंदिरा गांधी के। आपको पता है सिफारिश किसको भेजनी होती है, लोकसभा अगर आपको भंग करनी है तो सिफारिश किसको भेजनी है, राष्ट्रपति महोदय को, है ना। राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया गया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। जितना टाइम चाहिए था इंदिरा गांधी को अपनी छवि को समाजवादी छवि में परिवर्तित करने के लिए, वो टाइम उनको इनफ मिल गया। उन्होंने अपनी छवि पर काम कर लिया बेहतरीन तरीके से। अब उन्हें अपनी छवि बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी छवि बन गई। अब सिर्फ क्या था, उस छवि को भूनने की जरूरत थी। अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, विपक्ष के पास सिर्फ मुद्दा था इंदिरा हटाओ, और इंदिरा के पास क्या मुद्दा था, गरीबी हटाओ। अब आप बताओ, आप इंदिरा को हटाओगे या गरीबी को हटाओगे, किस मुद्दे पे वोट दोगे? भाई हमारी समस्या गरीबी है, हमारी समस्या इंदिरा गांधी नहीं है। हमें इंदिरा गांधी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें गरीबी से दिक्कत है। जो हमें गरीबी से निजात दिलाएगा हम उसको अपना मत देंगे। हमें क्या मतलब, हमें इंदिरा गांधी से थोड़ी ना मतलब है, हमें हमारी समस्याओं से मतलब है। और जो हमारी समस्याओं पे बात करेगा हम उसको अपना मत देंगे। सीधी बात, नो बकवास। यही चीज होगा इस चुनाव में। तो सुनिएगा, बहुत
ध्यान से, आता है मुकाबला। अब होगा मुकाबला किस चीज का? चुनावी राजनीति का। समझ में आई बात? भारत की राजनीति का सबसे बड़ा मुकाबला है ये। इस मुकाबले में बहुत कुछ दांव पर है, बहुत कुछ दांव पर। बड़े बड़े दिग्गजों की साख दांव पर है, सिंडिकेट के दिग्गजों की साख दांव पर है। समझ में आई बात? कि ये देखना है कि इनकी पकड़ कितनी मजबूत है पार्टी पर। समझ में आई बात? सुनिएगा ध्यान। चुनावी मुकाबला कांग्रेस आर के विपरीत जान पड़ रहा था। आखिर नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा भर थी। हर किसी को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली सांगठनिक ताकत कांग्रेस ओ के नियंत्रण में है। इसके अतिरिक्त सभी बड़ी गैर साम्यवादी और गैर कांग्रेसी विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था। इसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। ठीक है, इसे क्या कहा गया? ग्रैंड अलायंस। ठीक है, जितनी भी गैर साम्यवादी दल थे और गैर कांग्रेसी दल थे, उन्होंने एक ग्रैंड अलायंस का। इससे इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और कठिन हो गई। एसएसपी, पीएसपी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और भारतीय क्रांति दल चुनाव में एक छतरी के नीचे आ गए। शासक दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गठजोड़ किया। शासक दल मतलब इंदिरा गांधी ने किसके साथ किया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। ये याद रखना है आपको, ये एक नंबर के प्रश्न है। समझ में आई बात? कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने किस दल के साथ गठबंधन किया? तो क्या आएगा भाई उत्तर? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ किया। समझ में आई बात? गैर कांग्रेसी और गैर साम्यवादी दलों के गठबंधन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? ग्रैंड अलायंस कहते हैं। 1971 में गैर कांग्रेसी और गैर साम्यवादी दलों के जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन को क्या कहते हैं? ग्रैंड अलायंस कहते हैं। और ये आपको कब पता रहेगा? जब आप एनसीईआरटी को जीभ लगा के चाटोगे। ऐसे तो नहीं पता चल पाएगा ना, कि पता चल जाएगा। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग बताइएगा। ये एनसीईआरटी आपकी करियर की सबसे महत्वपूर्ण किताब होगी। इन 2 महीनों में आपका ये करियर बनाने वाली है, और अगर आपने इसको इग्नोर किया तो आप भी इग्नोर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग नहीं चाहेंगे ऐसा, कि चाहेंगे? नहीं। मुझे तो नहीं लगता। अब आप लोग बताइएगा मुझे, ठीक है? जरूर। ठीक है। इसके बावजूद नई कांग्रेस के साथ एक ऐसी बात थी जिसका उसके बड़े विपक्षियों के पास अभाव था। नई कांग्रेस के पास क्या था ऐसा? नई कांग्रेस के पास एक मुद्दा था। और चुनाव लड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? मुद्दा। चुनाव लड़ने के लिए मुद्दा चाहिए होता है। समझ में आई बात? जैसे कि अभी दिल्ली इलेक्शन में आपने एक मुद्दा देखा होगा। मुद्दा शराब, राजमहल, है ना? शराब घोटाला, राजमहल घोटाला, यमुना, हवा, है ना? ये थे ना मुद्दे। और मुद्दों ने काम किया, मुद्दों ने काम किया। समझ में आई बात? तो ये चुनाव लड़ने के लिए मुद्दा चाहिए होता है, और मुद्दा बनाना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है। जैसे लोकसभा के चुनाव में एक मुद्दा बनाया गया, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, और वो मुद्दा बना और भाजपा का डाउनफॉल हुआ। ये मैं आपको उदाहरण के साथ समझा रहा हूं। तो यहां पर जो कांग्रेस ओ है, अर्थात इंदिरा गांधी वाली, जो कांग्रेस आर है, सॉरी, जो कांग्रेस आर है, उसके पास क्या है? मुद्दा है। किस चीज का? चुनाव लड़ने का। क्या है इनका मुद्दा? सुनिएगा। एक एजेंडा और कार्यक्रम था। ग्रैंड अलायंस के पास कोई सुसंगत राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। ग्रैंड अलायंस के पास कोई सुसंगत कार्यक्रम नहीं था। इंदिरा गांधी ने देश भर में घूम घूम कर कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास बस एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ। विपक्षी दलों के पास सिर्फ एक कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ, और मेरा कार्यक्रम है गरीबी हटाओ।
अब आप ये तय करें कि आपको गरीबी हटाना है या इंदिरा हटाना है। समझ में बात? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किताब कह रही है। किसी को लगता है कि मैं किताब के बाहर बता रहा हूं तो गलत है, फिर तो आप पढ़ नहीं रहे इसको। इसके विपरीत उन्होंने लोगों के सामने एक सकारात्मक कार्यक्रम रखा और इसे अपने मशहूर नारे गरीबी हटाओ के जरिए एक सशक्त शक्ल प्रदान किया। इंदिरा गांधी ने सार्वजनिक क्षेत्र की समृद्धि, ग्रामीण भू स्वामित्व और शहरी संपदा के परिसीमन, आय और अवसरों की असमानता की समाप्ति तथा प्रिवी पर्स की समाप्ति पर अपने चुनाव अभियान में जोर दिया। गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी ने वंचित तबकों, खासकर भूमिहीन, किसान, दलित और आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच अपने समर्थन का आधार तैयार करने की कोशिश की। गरीबी हटाओ का नारा और इससे जुड़ा हुआ कार्यक्रम इंदिरा गांधी की राजनीतिक रणनीति थी। इसके सहारे वे अपने लिए देशव्यापी राजनीतिक समर्थन की बुनियाद तैयार करना चाहती थी और वो इस चीज को करने में सफल भी होती है। वो इस चीज को करने में सफल भी हो जाती है। तो आप ये देखिए, आपके पास चाहे संगठन हो या ना हो, आपके पास होना चाहिए जनता से जुड़ा मुद्दा। अगर आपके पास जनता से जुड़ा मुद्दा है तो आप जनता का समर्थन प्राप्त करने की काबिलियत रखते हैं। बस आपके अंदर समर्थ होना चाहिए, कौशल होना चाहिए और इंदिरा गांधी ने वो करके दिखाया। एक अकेली महिला और उसने क्या करके दिखाया है। देखो, इंदिरा गांधी को इसलिए तो किसी ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया था ना कि वो क्या थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी। उन्हें एक कठपुतली के तौर पर, गूंगी गुड़िया के तौर पर प्रयोग करने के लिए बनाया गया था। किसके द्वारा? सिंडिकेट के द्वारा। सिंडिकेट नहीं, सिंडिकेट के द्वारा। ठीक है, और नाम सबके याद रहने चाहिए कौन कौन है सिंडिकेट में, नहीं तो मेरा हाथ और आपके गाल। ठीक, समझ में आई बात? तो सब कुछ आपको पता रहना चाहिए। ठीक, तो इंदिरा गांधी को इस पर्सपेक्टिव से तो किसी ने नहीं बनाया था। उनका मेन पर्सपेक्टिव क्या था? सत्ता अपने हाथ में रखना इनके माध्यम से। लेकिन होता क्या है? होता कुछ और है। भाई कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाई जाए। हर कोई चाहता है कि बंदूक भी मेरी, कंधा भी मेरे हाथ में हो। बंदूक भी मेरे हाथ में होनी चाहिए और कंधा भी मेरा ही होना चाहिए। आप चाहोगे कि मैं आपके कंधे पर रख के, कोई नहीं चाहेगा। कोई अपनी छवि धूमिल नहीं करना चाहेगा। समझ गए बात? आगे सुनो, आगे क्या होता है, परिणाम और उसके बाद क्या होता है, क्या आएगा परिणाम। What's your expectations for the results? ये जैसे आप दिख ही रहा है, पहले पर भी इंदिरा, दूसरे पर भी इंदिरा और तीसरे पर भी इंदिरा। इंदिरा ही इंदिरा है। आई आई इंदिरा आई, यही होता है। आई आई इंदिरा आई, इसके अलावा कोई नहीं आया, क्योंकि मुद्दा था और उस मुद्दे ने अपना काम किया था। उस मुद्दे ने बहुत अच्छे से अपना काम किया था और उसके कारण इंदिरा गांधी अपनी जमीन तैयार कर सकी। मतलब उन्होंने अपने मौके को दबा के चौके में तब्दील किया, उन्होंने उसको मिस नहीं किया। और मैं ये समझता हूं कि आप भी अपने मौके को मिस आउट नहीं करेंगे। अगर आप आज मिस करते हैं तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। और फिर ये मत कहिएगा कि हमें कॉलेज नहीं मिला, आपकी गलती से नहीं मिलेगा, आपकी गलती से। समझ में? और फिर दूसरों को दोषी नहीं कहा जा सकता। दूसरों को दोषी मत कहना। मैं आपको तरीका बता दिया है, एनसीईआरटी उठाओ और पढ़ते जाओ। हिंदी जितनी लिख सको उतनी लिखो, क्योंकि आलस आता है। और अपने लेखन कला के आलस को दूर भगाओ। जितना हो सके कम से कम रोज 5 पेज अपने मन से लिखो। तो 2 चीजें, हिंदी की भी प्रैक्टिस हो जाएगी
और राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कोई ना कोई आर्टिकल लिखने के लिए आएगा, प्रदूषण पे लिखो, अब भारत की राजनीति पर लिखो, बहुत से मुद्दे हैं उन पर लिखो, खूब अपने इन मुद्दों को उठा लो, उन पर लिखो। सुनो आप परिणाम और उसके बाद क्या होता है। 1971 के लोकसभा चुनाव के नतीजे उतने ही नाटकीय थे जितना इन चुनावों को करवाने का फैसला, नाटकीय था, उतना ही इनका परिणाम भी नाटकीय था। आगे सुनिए। कांग्रेस आर और सीपीआई के गठबंधन को इस बार जितने वोट या सीटें मिली उतनी कांग्रेस पिछले 4 आम चुनाव में कभी हासिल न कर सकी थी। इस गठबंधन को लोकसभा की 375 सीटें मिली और इसने कुल 48.4% वोट हासिल किए। अकेले इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर ने 352 सीटें और 44% वोट हासिल किए थे। अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अब जरा इस तस्वीर की तुलना कांग्रेस ओ के उजाड़ से करें। इस पार्टी में बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन इंदिरा गांधी की पार्टी को जितने वोट मिले थे उसके 1/4 वोट ही इसकी झोली में आए। इस पार्टी को महज 16 सीटें मिली। अपनी भारी भरकम जीत के साथ इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस ने अपने दावे को साबित कर दिया कि वही असली कांग्रेस है और उसने भारतीय राजनीति में फिर से प्रभुत्व के स्थान पर पुनर्स्थापित किया। विपक्षी ग्रैंड अलायंस धाराशाही हो गया। इस महाजोड़ को 40 से भी कम सीटें मिली थी। 60 नहीं, मेरे में 40 ही ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, ठीक है। तो 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक और सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ। आप सब इससे अवगत हैं, बताने की मुझे जरूरत नहीं। चौथे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1971 के चुनाव के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ और भारत पाक के बीच युद्ध छिड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना। इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लग गए। विपक्ष के नेताओं तक ने उनके राज्य कौशल की प्रशंसा की। 1972 के राज्य विधानसभाओं के चुनाव में उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली। उन्हें गरीबों और वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। पार्टी के अंदर अथवा बाहर उनके विरोध की कोई गुंजाइश ना बची। मतलब इंदिरा गांधी की छवि और कांग्रेस दोनों चमक गए। इंदिरा गांधी ही कांग्रेस बन गई। यहां इंदिरा गांधी है कांग्रेस। बिना इंदिरा गांधी के कांग्रेस की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे एट ए टाइम क्या है, भाजपा का यही हाल है। भाजपा का यही हाल है कि नरेंद्र मोदी ही भाजपा है। बिना मोदी की छवि के भाजपा चुनाव में नहीं उतर पाती। आप देखिए कहीं भी चुनाव हो रहा है, भाजपा किसका चेहरा लेकर चलती है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। तो वही चीज 1971 में कांग्रेस के साथ भी होगी और फिर इंदिरा ही इंदिरा दिखाई पड़ेगी। युद्ध जीतने के बाद तो इंदिरा गांधी मतलब इस देश के लिए एक अलग ही महिला बन गई थी। मतलब उनकी छवि बदल सी गई थी, उनको देवी के तौर पर देखा जाने लगा था। और कांग्रेस में या कांग्रेस के बाहर किसी में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ बोल सके, क्योंकि सबकी रोजी रोटी इंदिरा गांधी से ही जुड़ी थी। एट ए टाइम जैसे आज के टाइम पे कहां है, बीजेपी में है, कि किसी की हिम्मत नहीं कि वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी के सामने खड़ा हो सके और उनकी गलतियां बता सके। अगर है गलतियां तो किसी की भी हिम्मत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि गलत नहीं करते, सब जगह राजनेता है वो गलत करते हैं, लेकिन किसी के हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी भाजपा की रोजी रोटी किससे जुड़ी हुई है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी से। तो चाह कर भी उनके खिलाफ नहीं जा सकते। जा सकते हैं। सेम कंडीशन इंदिरा गांधी के टाइम पर यही थी।
कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में जीती थी और राज्य स्तर के चुनाव में भी। इन दो लगातार जीतों के साथ कांग्रेस का दबदबा एक बार फिर कायम हुआ। कांग्रेस अब लगभग सभी राज्यों में सत्ता में थी। समाज के विभिन्न वर्गों में यह लोकप्रिय भी थी। महज 4 साल की अवधि में इंदिरा गांधी ने अपने नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के सामने खड़ी चुनौतियों को धूल चटा दी। ये थी इंदिरा गांधी। फिर इंदिरा गांधी तय करती थी कि किस राज्य का कौन मुख्यमंत्री होगा। विधायक दल नहीं तय करता था, जैसे आज के टाइम पे भाजपा में कौन तय कर रहा है दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये विधायक नहीं तय कर रहे हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी करेंगे तय। अभी तय हो जाएगा और वो शपथ लेने वाले। आज ही है ना शपथ, बैठक। कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन। क्या है कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना, चलो ये भी जान लेते हैं थोड़ा सा। बहरहाल कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापन का क्या मतलब निकलता है। इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया वह पुरानी कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम नहीं था। पुरानी कांग्रेस नहीं जीवित हुई है, ये नई कांग्रेस है। तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कांग्रेस का पुनर्स्थापन, ये तो पूरी की पूरी नई कांग्रेस है, तो ये पुनर्स्थापन नहीं है। समझ में आई बात, इसको हम पुनर्स्थापन नहीं कह सकते। कई मामलों में यह पार्टी इंदिरा गांधी के हाथों में नई तर्ज पर बनी थी। इस पार्टी को लोकप्रियता के लिहाज से वही स्थान प्राप्त था जो उसे शुरुआती दौर में हासिल था, लेकिन यह अलग किस्म की पार्टी थी। यह पार्टी पूर्णतः अपने सर्वोच्च नेता की लोकप्रियता पर आश्रित थी। जैसे मैंने अभी आपको किसके, भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में बताया, आश्रित थी। इस पार्टी का सांगठनिक ढांचा भी अपेक्षाकृत कमजोर था। इस कांग्रेस पार्टी के भीतर कई गुट नहीं थे, यानी अब यह विभिन्न मतों और हितों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी नहीं थी। मतलब ये एक ही विचार और एक व्यक्ति के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी थी। पहले वाली कांग्रेस नहीं थी जिसमें मत भिन्नता भी थी, बहुत सारे गुट थे। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक व्यक्ति, एक विचार और एक सोच के साथ चलने वाली पार्टी थी। ठीक है, तो ये पुरानी कांग्रेस नहीं थी। ठीक है, इस पार्टी ने चुनाव जीते, लेकिन इस जीत के लिए पार्टी कुछ सामाजिक वर्गों जैसे गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर ज्यादा निर्भर थी। जो कांग्रेस उभर कर सामने आई वह एकदम नई कांग्रेस थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित जरूर किया, लेकिन कांग्रेस प्रणाली की प्रकृति को बदलकर, मतलब कांग्रेस को बदलकर कांग्रेस के दबदबे को कायम किया गया है। ये पुरानी कांग्रेस नहीं है, पूरी कांग्रेस चेंज हो गई है। पूरी कांग्रेस का फॉर्मेट बदल दिया गया है गूगली मारकर। ठीक है, इंदिरा गांधी के नाम की कांग्रेस प्रणाली के भीतर हर तनाव और संघर्ष को पचा लेने की क्षमता थी। कांग्रेस प्रणाली को इसी खासियत के कारण जाना जाता था, लेकिन नई कांग्रेस ज्यादा लोकप्रिय होने के बावजूद इस क्षमता से हीन थी। मतलब इस कांग्रेस में वो पोटेंशियल नहीं था जो पुरानी कांग्रेस में था। मतलब वैचारिक भिन्नता यहां स्वीकार नहीं की जाती। अगर आप इंदिरा गांधी के विचार से सहमत हैं तो आप पार्टी में हैं, और अगर आप नहीं हैं तो आप बाहर हैं, आपकी कोई जरूरत नहीं है। पर पहले वाली में ऐसा नहीं था। कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत की और इंदिरा गांधी की राजनीतिक हैसियत अप्रत्याशित रूप से बढ़ी, लेकिन जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की लोकतांत्रिक जमीन छोटी पड़ती गई। विकास और आर्थिक बदहाली के मुद्दों पर जन आक्रोश तथा लामबंदी लगातार बढ़ती रही। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि कैसे इन बातों से एक राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ और जिससे देश के संवैधानिक लोकतंत्र के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा। अब अगला अध्याय हम बहुत विस्तार पूर्वक समझेंगे कि कैसे जिन समस्याओं को लेकर इंदिरा गांधी चुनाव में उतरेंगी, उन समस्याओं को वो कैसे समाधान नहीं कर पाती और कैसे वो समस्या एक जनाक्रोश का रूप लेती है और कैसे एक राजनीतिक संकट बन जाता है, और कैसे इंदिरा गांधी देश के संविधान पर
वो दाग लगाने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ा देती हैं, जो इस देश के इतिहास, राजनीतिक इतिहास का काला धब्बा कहलाता है। ये हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ये अध्याय आपका यहीं समाप्त होता है और मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।